लाइव होगा जी। नमस्कार, मैं यशवीर भाटी ग्रेटर नोएडा से आपके समक्ष हूं। खटाना बुलेटिन समाचार चैनल जो न्यूज पोर्टल है उसमें लाइव में आप सभी सादर आपका सभी का स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं खटाना बुलेटिन और तमाम टीम को कि समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम पूरे विश्व भर में ये परिचर्चा है, ये जानकारियां हम अपने समाज गुर्जर समाज की विकास और निर्माण के लिए कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं उसके लिए ये मुहैया करा है। मैं खटाना बुलेटिन को उसकी टीम को का आभार व्यक्त करता हूं गुर्जर समाज की तरफ से। और आज हमारे समक्ष खटाना बुलेटिन इस लाइव में तीन बड़े एक तरह से मैं ये कहूंगा कि गुर्जर समाज की जानी मानी शख्सियत हैं जो मुख्य रूप से हमारा जो आज का विषय है गुर्जर समाज, व्यापार और परिस्थितियां, कि हमारा समाज गुर्जर समाज व्यापार में कैसे आगे बढ़े और क्या क्या परिस्थितियां हैं। तो मैं सर्वप्रथम परिचय कराता हूं श्री पुष्पेंद्र कुमार जी जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से गांव बिजुपुरा से हैं और मुजफ्फरनगर सिटी में आप रह रहे हैं और आपका पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो है आपका बिजनेस है, आप व्यापार कर रहे हैं, काफी अरसे से कर रहे हैं और आपने सक्सेस भी लिया है। तो वो तो स्वयं पुष्पेंद्र जी बताएंगे। तो एक खास प्रतिभा भी कह सकते हैं, सक्सेस कह सकते हैं व्यापार के क्षेत्र में। और मेरे समक्ष है अमिता पवार, गुर्जर समाज की एक होनहार बिटिया जो जिनका मायका अब तो शामली जिला है, गांव दिसाला है और आप जो है पवारों में आपकी सतवाला अमिता पवार जी। और आप देखिए बहुत शानदार ये आयाम है अमिता पवार जी जो एक पंचकुला हरियाणा में एक सैलून और दूसरा बुटीक, और आपका नामचीन सैलून है, नामचीन बुटीक है और एक धारा के विपरीत जाकर गुर्जर समाज एक पारंपरिक समाज है जो रूढ़ियों से घिरा हुआ समाज कहा जाता है, लेकिन आज गुर्जर समाज की बेटियां नए आयाम स्थापित करते हैं। आज मुखातिब हैं इस खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में और मेरे समक्ष है आज एक तरह से मैं यही कहूंगा कि इस लाइव में अतिथि के तौर पे डॉक्टर संजय खटाना जी जो हरिद्वार में है और खटाना बुलेटिन के ऑनर है, मालिक है। और व्यापार जो गुर्जर समाज में की जो व्यापार और उसकी परिस्थितियां उसके बारे में आज ये परिचर्चा होगी। और मैं सभी उन श्रोताओं का, उन दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सभी का स्वागत करता हूं और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं गुर्जर समाज और के तमाम मतलब नौजवानों से और बेटियों से मुखातिब होते हुए खास तौर पर, क्योंकि हमारी परिचर्चा का विशेष बिंदु इस समाज की बेटे और बेटियां हैं और किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएंगे। व्यापार के बारे में जो परिचर्चा है, व्यापार दरअसल आपको छोटा सा मैं ब्रीफ में बताऊं कि पहले तो व्यापार वस्तु विनिमय होता था, मतलब एक वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी, लेन देन होता था। उसके जैसे जैसे समाज बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, बहुत सारी चीजें, अब तो हम हाईटेक हो गए हैं, पूरा विश्व हाईटेक हो गया है। तो उसके आधार पे मैं सर्वप्रथम इस परिचर्चा में, इस गोष्ठी में और इस लाइव में हमारे बहुत ही धुरंधर मैं कहूं जो मुजफ्फरनगर से श्री पुष्पेंद्र कुमार जी हैं, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप बिजनेस में आप कैसे आए और आपने ये जो मुकाम पाया है, तो इसके बारे में आप बताएंगे, अपना परिचय भी दें और क्या आप कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। अब जी 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 जी, आपका आभार। और ये कहना कि धुरंधर ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हाँ, मतलब अनुभव थोड़ा सा और लोगों से ज्यादा मुझे हो सकता है। अभी देखिए, जब हम व्यापार शुरू कर रहे थे उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में काफी अंतर है। व्यापार की ओर मोड़ने का काम तो जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मामा जी हैं जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था
और एक अप्रेंटिस होती थी उन दिनों, आजकल तो नहीं होती। तो इंजीनियरिंग के बाद में अप्रेंटिस करने के लिए जब मैंने उन्हीं से कांटेक्ट किया कि मुझे कोई अच्छी सी कंपनी दिला दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अप्रेंटिस करने के लिए नहीं बने, तुम नौकरी करने के लिए नहीं बने, अपना काम शुरू करो। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियां बहुत कम लोगों के साथ होती है, जैसी परिस्थितियां मैंने झेली हैं। और एक प्रकार से मैं सबको कह सकता हूं ये बात कि अगर अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो भी आप व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूं। जब हम लोगों ने काम शुरू किया, मैं सन 92 में इस व्यापार में आया और हमने इसको ट्रेडिंग के रूप में किया था, जो मैं आज यहां उत्तर प्रदेश में बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो जब हम जी जब व्यापार शुरू कर रहे थे, तो मैं आपको बड़े आश्चर्य की बात बताऊंगा कि हमारी परिस्थिति कैसी है आज, कैसी है, उस समय कैसी थी। तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, उस समय मतलब सेलटेक्स कहते थे इसको, तो सेलटेक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए किन्हीं 2 व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो हमारी फर्म की गारंटी ले लें। तो आप जान के आश्चर्य करेंगे, पूरे मुजफ्फरनगर में हमारी यानी गुजरों की केवल एक संस्था थी, प्रदीप ट्रांसपोर्ट के नाम से, जो आजकल सूरज सिंह जी जो उसके मालिक थे, और दूसरा कोई नहीं मिला। तो दूसरी हमें नगद गारंटी जमा करनी पड़ी थी, उस समय 3500 रुपए की गारंटी हुआ करती। जी तो इसमें प्रेरणा देने वाले तो मेरे मामा जी थे, जिन्होंने ये देखा था कि उद्योग में, व्यापार में काफी लोग तरक्की कर जाते हैं। दूसरा, उन्होंने जो बात समझाई वो मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा। जी देखिए, अगर आप कोई जॉब करते हैं और जॉब में क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं, आप रिटायर होंगे, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको 1.5 लाख के आसपास सैलरी आज की तारीख में मिल रही है। जी अगर मैं ये मान लूं कि उसी जॉब पे आपकी अगली पीढ़ी काम करेगी, तो वो कहां से शुरू करेगी? वो फिर दोबारा 40-50 हजार से ही शुरू करेगी। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार के हालांकि 3 प्रकार हैं, किसी भी प्रकार के व्यापार में अगर आप हैं, तो जहां आप खत्म करेंगे, आपने अगर अपनी आय को बढ़ाया और एक मतलब सरकारी नौकरी वाले से कम भी रखी, मैं मानता हूं 1 लाख रुपए पे आप आ जाइएगा कि 1 लाख रुपया कमा करके आप अपना व्यापार अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। तो अगली पीढ़ी जो व्यापार शुरू करेगी वो 1 लाख रुपए से करेगी, उसको प्रतिमाह 1 लाख रुपए दिया। और जब वो रिटायर होंगे तो वो 1.5 लाख पे रिटायर नहीं होंगे, वो 20 गुना करके। एक अंतर ये आता है, ये उन्होंने मुझे सिखाया, मैं आपके माध्यम से सबको बता रहा हूं। दूसरे, जो हमारी परिस्थितियां थी उस समय में और आज में थोड़ा अंतर ये है कि मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन पे काफी जोर दिया जाता था और सर्विस पे बहुत कम थे। हम लोग भी कम थे, बाकी दुनिया भी सर्विस पे कम थी। लेकिन बीते हुए 25 साल में जो सूचना क्रांति हुई है, जो मोबाइल क्रांति हुई है, इंटरनेट क्रांति हुई है, इसमें अभी आप देखेंगे ये पूरे दुनिया का है, हमारे इंडिया का तो फिर भी कुछ कम है, लेकिन पूरी दुनिया का एक आंकड़ा ये है कि आज की तारीख में 45% जनता हमारे सर्विस सेवा में है। यानी मतलब सर्विस सेक्टर हम कहें, यानी जैसे हमारे कहीं बुटीक चल रहे हैं, सैलून चल रहे हैं, हम तो मोबाइल की कंपनियां चला रहे हैं, जितने भी सर्विस के काम है। आप ये माने कि रिलायंस, आज अगर रिलायंस कहीं है तो रिलायंस में आप देखिए पूरी रिलायंस इंडस्ट्री एक पेज तक नहीं बनाती, एक कील तक नहीं बनाती, वो केवल सर्विस देती है। आपको जियो की सर्विस मिलेगी, आपको मोबाइल की सर्विस मिलेगी, मतलब यहां तक के जैसा वो अभी हुआ भी था एक मामला कि उनको एक ऐसी, ठीक है ना, जहाज कंपनी का रफेल का यहाँ पे इंस्टॉल करने का दे दिया कि इसका आप कंबर्टाइजेशन करेंगे और उनको कोई भी फैक्ट्री नहीं है। तो बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी उत्पादन के ये भी एक सेक्टर खुला है और इसमें असीम संभावनाएं हैं। तो जो हमारे नए साथी, नए युग के
जो जो प्रेरणा स्रोत होंगे वो निश्चित रूप से हमारे के ना बिल क्लिंटन नहीं होंगे, जी या उससे पहले जो उद्योगपति आते तो वो नहीं होंगे। अभी तो हमारे ये जो क्या नाम वो चलाते हैं, क्या नाम उनका, ट्विटर चलाते हैं जो, जी आज भी निश्चित रूप से वो होंगे, क्योंकि फेसबुक में ने ट्विटर ने इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया बिना एक भी कील उत्पादन किए। हमारा किसान आज आज घटते जा रहा है, क्योंकि वो भी गोविंद प्रोडक्शन में है। मेरा कहने का मतलब ये कि जो उत्पादन करता की वैल्यू आज से 30 साल पहले थी, जी वो आज सर्विस दाता की, जो आज सेवा दाता था। और आज से 30 साल पहले सेवादाता की थोड़ी सी वैल्यू कम थी, अब थी। तो अब हमारा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान बस सेवा सेक्टर पे होना चाहिए कि हम सेवा सेक्टर पे कैसे, मतलब हम काबिज हो। हम देखते हैं कि ज्ञान और थोड़ा साहस की कमी होती है हमारी बिरादरी में, साहस की कमी है, जोखिम लेने की थोड़ी क्षमता कम है। जी तो हम जोखिम नहीं उठा पाते। जोखिम किस लिए नहीं उठा पाते कि हमारी पहली पीढ़ी व्यापार में नहीं थी। जी हम पैसे को, पैसा कमाने को हम मान लेते हैं साध्य, कि ये हमारा साध्य है, पैसा कमाया हो गया। जी जबकि जो पूंजीपति वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, जो अपने अपने जो खानदानी व्यापार करते हैं, उनके लिए पूंजी कोई साध्य नहीं है। उनके लिए पूंजी साधन है और दूसरी पूंजी पैदा करनी। एक तो हमें यह सोच पैदा करनी होगी कि पूंजी हमारा साध्य है ही नहीं, हमें पूंजी से और पूंजी, फिर और पूंजी, फिर और पूंजी पैदा करनी। मैं दूसरा, अभी पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास जी, दोबारा लौटूंगा। जी हाँ जी, ठीक मैं केवल 2 मिनट में फिर बात खत्म हो जाएगी। जी एक तो ये, एक दूसरा ये कि साहस पैदा करना होगा। कोई काम असंभव नहीं है। 30 साल पहले या 20 साल पहले हमें कोई सलाह देने वाले नहीं थे, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि हमारी बिरादरी में हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है। ऐसा प्रोडक्शन हो, सेवा हो, बेकरी हो, इंडस्ट्री हो, मतलब होटल हो, या हम निर्माण कार्य में चले जाएं, कंस्ट्रक्शन हो, हर फील्ड में हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमें अगली पीढ़ी को इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नौकरियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, प्राइवेट में कुछ है नहीं खून चूसने के अलावा। जितना हम सेवा सेक्टर पे जोर देंगे और जितना हम इसमें जोखिम लेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत शानदार बात आपने जो है, मैं दोबारा फिर से आपके पास लौटूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। एक तो हम जोखिम नहीं उठाते हैं, तो हमें उस और एक नॉलेज ज्यादा से ज्यादा हम गेन करें, तो निसंदेह जो है हम कोई भी बिजनेस जो है छोटी सी पूंजी से हम लोग शुरू कर सकते हैं और जीरो से शुरू कर सकते हैं। ये आपने एक नई बात और एक विशेष बात पूरे समाज को एक मैसेज दिया है। अब मैं सीधे चलता हूं पंचकुला हरियाणा से, समाज की एक होनहार बिटिया जिसने एक डिफरेंट मैं सेक्टर और फील्ड कहूंगा। पहले कभी हम जब मतलब यंग उसमें थे, 20, 22, 25 साल में थे, यदि हम अपने आस पड़ोस में या घर में परिवार में कुछ कहते थे कि हम क्या ये काम कर लें, अरे हमारी नाक कटवाओगे। तो आपने सैलून और दूसरा बुटीक का एक संस्थान, दो संस्थान आप चला रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब क्रांति कैसे घटी। पुष्पेंद्र जी के मामा ने प्रेरणा दी कि नहीं नौकरी नहीं करोगे, आपको बिजनेस करना है। तो आप को ये प्रेरणा और ये सब कुछ जो है आप कैसे कर पाए? अमिता सबसे पवार पहले जी। तो धन्यवाद जी भाई साहब। सबसे पहले तो धन्यवाद सटाना भाई साहब का, संजय जी का और यशी जी का, पुष्पेंद्र भाई साहब का, कि मैं आज आप सब लोगों के समक्ष हूँ। दूसरे भाई साहब से अभी एक चीज मैंने सुनी है कि हमारी बिरादरी जोखिम उठाने से डरती है। ये बात वाकई में सच है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। मायके में जब थी शायद पॉसिबल नहीं था इतना सब कुछ। हस्बैंड, शादी हुई पवार गोत्र में, यमुनानगर के पास गांव है बेगमपुर, वहां मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद साथ के साथ ही 3 महीने बाद मैं पंचकुला आ गई। पंचकुला आने के बाद जॉब ढूंढी कि भाई चलो हम पढ़े हुए हैं, एमए की हुई है, बीएड कर रखी है, जॉब ढूंढ लेते हैं। लेकिन जॉब करने में क्या प्रॉब्लम थी कि बच्चों को किसके पास छोड़ें। जो हमारी माता जी थी वो हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पापा की सेवा के लिए उनको गांव में रहना था। और पापा, आपको पता ही है कि गांव वाले लोग शहर में आना पसंद नहीं करते। उनको लगता था कि हम बंद डब्बों के घर में नहीं रह सकते।
फिर बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, तब एक औरत को अकेलापन करता है, क्योंकि हस्बैंड अपने काम पे चले गए। हस्बैंड मेरे एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। वो अपने काम पे चले गए, बच्चे अपने अपने काम पे चले गए, मैं बिल्कुल अकेली। अब कुछ तो चाहिए ना करने के लिए। बच्चे 2 बजे तक आएंगे, 3 बजे फिर उनकी ट्यूशन होगी, सारा सारा दिन उसी चीज में लगे रहे। उसके बाद मैं मार्केट में निकली कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं हर जगह गई। पहले तो यही सोच रही थी कि कोई ऐसा काम हो जिसमें बैठे बैठे आराम से अर्निंग होती रहे और पैसा आ जाए। ये जो है, फिर ये विचार आपके अंदर खुद ही आया? सबसे पहले तो खुद ही आया, फिर अपने हस्बैंड से सलाह की कि मैं क्या बिजनेस कर सकती हूँ। इन्होंने मुझे मना नहीं की। इन्होंने कहा गुड। जोखिम उठाना है, पैसे लगाना है, पर पैसा बहुत लगेगा। मैंने कहा कितना लगा सकते हैं? कहते 20 से 40 लाख, यदि आप कोई भी बिजनेस एक बार स्टार्ट कर रहे हैं पंचकुला हम्म, जैसे शहर में। हम्म। मैंने कहा आप लगा दोगे? कहते करते हैं ट्राई। चला तो ठीक है, नहीं हुआ तो जीवन से कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी। 2015 में हमारा विचार बना। 2017 में मैंने ओपनिंग की थी पोलिकल यूनिसेक्स सलून, सेक्टर 20 पंचकुला में। और जितना भी हम लगा सकते थे हमने उस पे लगाया। बहुत ही शानदार सलून बनाया। उसमें ये था कि जेंट्स और लेडीज दोनों का ही था। मैं काउंटर पे थी, काउंटर संभालती थी। और शुरू शुरू में जो दिक्कतें आई हैं वो सिर्फ ये आई है कि हमारा समाज उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा था। समाज ने मुझे कहना शुरू किया, यहाँ तक कि लोगों ने ये कहा ये नाई वाला काम तूने क्यों शुरू कर दिया? भाई, नाई तो नोते देने वाला काम करता है, तो ये वाला काम भी हाथ में ले लिया। कुछ लोगों ने कहा कि पढ़े लिखे होने के बाद ये काम शोभा नहीं देता। खुद मेरे जो चाचा ससुर हैं उन्होंने मुझे कहा कि बेटा पढ़ाई का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, फिर पढ़ी हुई बहू लेने का हमें क्या फायदा था, यदि ये वाला काम ही करना था, ये तो तुम अनपढ़ भी कर सकते हो। लेकिन सपोर्ट रहा मेरे हस्बैंड का। उन्होंने कहा कि जो कुछ तेरा मन करता है ना वो कर, मैं तुझे किसी भी चीज के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन उसमें ये है कि तेरी आत्मा की गवाही बहुत जरूरी है। उसको ये देखना कि तू चला सकती है या नहीं। मुझे पूरा सपोर्ट मिला। सुबह घर का काम निपटा के अपने सलून पहुंचती थी, रात को वहां से फेस्टिवल सीजन में 2-2 बजे भी मैं घर आई हूँ। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि अभी तुम मार्केट में हो, अकेली हो, या जेंट्स वहां पे आ रहे हैं। कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनको मतलब एक औरत जब ग्रो कर सकती है जब उसको हस्बैंड का इतना साथ मिले। इनको मुझ पे विश्वास था और मुझे खुद पे विश्वास था। बड़ी बात, इसी बड़ी उससे बात। 2017 में मेरा सलून हुआ है और बुटीक 2022 में ओपन किया। बुटीक वृंदा नाम से है, सेक्टर 20 में ही है पंचकुला में। ये अभी शुरू हुआ है 2 साल, 1 साल पहले, 1.5 साल हो चुके हैं। दिक्कतें आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कतों से घबरा के हमें काम बंद कर देना चाहिए। ऐसा कोई भी दिक्कतें, फील्ड नहीं है जिसमें दिक्कतें नहीं आती। हाँ नहीं, वो तो दो राय नहीं है कि हमेशा और जितने ज्यादा कठिन रास्ते होते हैं उतना संघर्ष के साथ साथ कामयाबी बढ़ती है। ये भी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल रहा है। और कहीं मतलब ये एक एक सबसे बड़ी बात है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में जो आपके जीवन साथी हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो एक खुले दिल और दिमाग के इंसान हैं, जबकि गुजरों में ऐसे लोग कम हैं। वो तो सोचते हैं कि नहीं घर ही रहेगी, और ऐसे और वैसे दुनिया भर की बातें होती हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं आपके साथ साथ आपके हस्बैंड को कि इतने खुले दिल और दिमाग के एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और एक समाज की बेटी को जो है यहाँ एक मतलब इस्टेब्लिश किया है, बिजनेस में इस्टेब्लिश किया है। तो मैं फिर दोबारा से आपके पास आऊंगा। अब एक और जो है शख्सियत में ये कहूंगा कि देखिए क्या है कि जो कलम का सिपाही है, जो अखबार निकालता है या जो न्यूज चैनल चलाता है, उसके दो काम है। एक तो वो लोगों की आवाज बनता है। कलम जो है बहुत बड़ी मतलब एक तरह से समझो कि जहां कोई बड़े से बड़ा हथियार काम नहीं कर सकता वहां कलम कर देती है। और वो कलम का सिपाही हमारे सामने डॉक्टर संजय खटाना जी है। और बार बार मैं ये भी एक बिजनेस है, क्योंकि आदमी पैसे के लिए या हुनर के लिए अपने फील्ड को आगे से बढ़ाता है, तो ये भी एक तरह से एक बिजनेसमैन पर्सनालिटी है। और बार बार
यही यही रहा है कि और मैंने इनसे एक बात और सीखी है। मैं तो उस तरह का व्यक्ति हूं कि 10 साल का बच्चा भी यदि मुझे कुछ दे रहा है मैं उससे गिन करता हूं। ये बार बार बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस ही एक ऐसा फील्ड है जिससे हम, हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी, हमारा देश सर्वाइव करेगा और तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो मैं डॉक्टर संजय खटाना जी से उनके अपने निजी अनुभव और व्यापार को किस तरह से, किन परिस्थितियों से आगे ले जाया जा सकता है, डॉक्टर संजय खटाना जी। धन्यवाद भाटी जी आपका। मैं 2 मिनट इससे पहले इस सब्जेक्ट से अलग कुछ आपसे कहना चाहता हूं, अपने देखने वालों को संदेश देना चाहता हूं, और हमारे पुष्पेंद्र जी को भी धन्यवाद और बहन अमिता पवार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश में 4 बड़े उदाहरण हैं भाटी जी। इस देश में वो राजनीति अलग है कि वो कब आए, क्यों आए, कैसा आए, अगर उसे छोड़ दें हम अपवाद को, तो इस देश में आर्यन आए घोड़ों का व्यापार करने, देश कब्जा लिया। मुगल तुर्क मसालों का और ड्राई फ्रूट का व्यापार करने आए शुरुआत में। अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, तवारीख फरिश्ता वगैरह, अपनी किताबों में नहीं, जो उन्होंने लिखी, उनके राइटरों ने लिखी, तो वो मसालों का व्यापार करने भारत में आए और देश कब्जा लिया। अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, व्यापार किया और देश कब्जा लिया। आज चौथा उदाहरण है, पाकिस्तान से जो लोग 47 में भारत आए, उन्होंने कोई आरक्षण नहीं मांगा, कोई नौकरी नहीं की, कोई बहुत बड़े जाम नहीं लगाए, कहीं कुछ जंजाल नहीं पैदा किया, कोई मांग नहीं सरकार से की। वो एक अलग बात है कि जब वो भारत में आए उन्हें रहने की व्यवस्था दी गई। जिन गांव में एनसीआर के वो बाहर रह के मजदूरी कर रहे थे और जिन लोगों के यहां मजदूरी कर रहे थे व्यापार के दम पे, आज उनके ड्राइवर, उनके यहां नौकरी करने वाले लोग वो हैं जो वहां पहले से रह रहे थे। वो व्यापार का दम है। और देश का प्रधानमंत्री आज व्यापारियों के हाथ में रहता है। लोकतंत्र कोई भी हो, कहीं का भी हो, वो व्यापार के हाथ में रहता है लोकतंत्र। तो 4 बड़े उदाहरण हैं कि इस देश में जिसने व्यापार किया वो राजा बना। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। सहारनपुर जनपद गुर्जरों की नाक समझा जाता है, पुष्पेंद्र जी। और इस जनपद में सैनी समाज रहता है बहुतायत में, जिसको कहीं भी नंबर नहीं था। मैं वो बातें तो नहीं कह सकता क्या परिस्थितियां थी, लेकिन अगर आप गंगो, अंबेटा, जितने भी कस्बे हैं, बेहट, जितने भी कस्बे हैं, उनमें आप अगर चारों तरफ खड़े हो जाते हैं उन कस्बों के रजिस्टर लेके और ये पूछते हैं कि जो स्कूल में आने वाली साइकिलों पे लड़की हैं, मैं दोनों बातों में अंतर है, मेरी बात को समझना। एक तो साइकिलों पे इंडिपेंडेंट आ रही है और एक हम अपनी कारों से, अपने ट्रैक्टरों से छोड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट आने वाली भी और अपने साधनों से आने वाली भी अगर लड़कियों की संख्या आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गुर्जरों की होनी चाहिए थी, क्योंकि क्षेत्र गुर्जरों का तो सैनियों की है। अगर आप पुराने बाजार छोड़ दें, पुराने बाजारों में व्यापारियों का, बनियों का, पंजाबियों का और मुस्लिमों की दुकानें होती थी। लेकिन जितने नए रोड बने, नए नए मार्ग बने, नई नई कॉलोनियां बनी, उनमें अगर सबसे ज्यादा दुकानें किसी की हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान किसी के हैं, तो सैनी समाज के हैं। और आज सहारनपुर का राज सैनी समाज के हाथ में है। सत्ता सहारनपुर जिले की, गुर्जर बहुत पिछड़ गया, बहुत दूर चला गया, पिछलगू हो गया, और आज सहारनपुर की सत्ता सैनी समाज के हाथ में है। ये तो बात रही जो मैं ये जवाब मैंने इसलिए दिया कि कुछ लोग हमारे आज भी वही झुंझुना बजा रहे हैं कि समाज का विकास राजनीतिक चाबी के बगैर नहीं हो सकता। राजनीतिक चाबी भी शिक्षा और व्यापार का पर काम करने वालों के की जेब में रहती है, उनके पीछे पीछे घूमती है, उनके सहारे चलती है। जो शिक्षा का काम करते हैं और जो व्यापार का काम करते हैं, उनके बगैर राजनीति चलती नहीं। सत्ता किसी की भी हो, नमस्ते उन्हीं करनी पड़ती है, चाहे आईएएस लोग भी हो और चाहे व्यापारी लोग भी हो। तो मेरा जो लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको अपना सम्मान बचाना है, इस पोजीशन पर हम खड़े हैं, 10-10 बीघे, 5-5 बीघे की जमीन आ गई, अगर हम अपने वजूद को बचाना चाहते हैं तो हमें व्यापार में उतरना होगा। और अगर सत्ता की भी बात करें, राजनीतिक वर्चस्व की भी बात करें, तो भी हमें व्यापारी बनना पड़ेगा। मेरी बहुत अच्छी बात हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र जी ने कही कि एक नौकरी पेशा आदमी अपने बुढ़ापे में जहां अपने बेटे को छोड़ता है, उसके बेटे को वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। और व्यापारी जहां अपने बेटे को छोड़ता है तो वो वहीं से शुरुआत करता है। अब ये खटाना जी, अब थोड़ा व्यापार पे फोकस करें कि आप किस तरह से इसको मॉडल बनाया जा सकता है। मैं वही ला रहा हूं, आपको बात समझ में आनी चाहिए ना पाठकों के,
ये आखिर हम व्यापार के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? मुझे मैसेज आ रहे हैं कि ये क्या हुआ, व्यापारिक परिस्थितियां हमारी बहुत नाजुक हैं। एक छोटा सा सरकार से जुड़ के व्यापार होता है, जो भाई पुष्पेंद्र जी ने कहा, जिसमें जीएसटी चाहिए होती है, जिसमें लाइसेंस चाहिए होता है, जिसमें गारंटी चाहिए होती है। अगर हमारे, मैं रोज देखता हूं यहाँ दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ समस्या रहती है, क्योंकि पत्रकार हूं तो लोग उम्मीद करते हैं, सरकार से जुड़े रहते हैं कि भाई मेरा पीडब्ल्यूडी में लाइसेंस बनवा दो। सारे कागज तैयार करा लिए, लास्ट में कहां रुकता है काम पुष्पेंद्र जी? बाप जो है ना, अपनी गारंटी नहीं देता, उस बच्चे की हैसियत प्रमाण पत्र बना के नहीं देता कि मेरी जमीन नीलाम कर देगा। तो जबकि हैसियत प्रमाण पत्र का नीलामी से कोई संबंध नहीं होता। जोखिम वाली बात है, जोखिम वाली बात है। और छोटे व्यापार से हम शर्मा रहे हैं। जैसे हमारी बहन है, सैलून खोल रही है, वो चीजें हमें खड़ी करनी पड़ेगी। पहले मैं अपने बारे में आज आपको बता दूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तुम इतने अच्छा लिखते हो, इतना अच्छा बोलते हो, क्यों नहीं बड़े अखबारों में नौकरी करी, क्यों नहीं बड़े चैनलों में नौकरी करी? मुझे बहुत अच्छे अच्छे चैनलों का ऑफर था, बहुत अच्छे अच्छे अखबारों का ऑफर था। मैंने कुछ दिन नौकरी की, उसके बाद अपना छोटा अखबार शुरू किया, अपनी एड कंपनी शुरू करी, अपनी मीडिया सॉल्यूशन कंपनी शुरू की। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे भारत में खटाना बुलेटिन अखबार, खटाना बुलेटिन डिजिटल चैनल और मेरे सहयोग में जो अन्य 10 चैनल हैं, ऐसा सिस्टम किसी गुर्जर परिवार का नहीं होगा। क्योंकि मैं फेसबुक यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाता, मेरी सारी इनकम भारत सरकार और राज्य सरकार से होती है। रही बात मेरी कंपनी की, लोग सोचते हैं जैसे भाई ने कहा, पुष्पेंद्र जी ने सर्विस, मेरी कंपनी का नाम है वरदान मीडिया सॉल्यूशन। मैं सरकारी विज्ञापन को अखबारों तक पहुंचाता हूं, उसमें मुझे पैसा मिलता है। मेरा मीडिया सॉल्यूशन में जो आज एक नया पैटर्न चल गया कि विधायक और सांसद खुद सवाल नहीं लिखते विधानसभा के, वो पत्रकारों से, वकीलों से लिखवाते हैं। मेरी कंपनी है वरदान मीडिया सॉल्यूशन के नाम से, जिसमें हम विधायकों और सांसदों के सवाल लिख के देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हमने वो ढूंढा मुकाम, हल्दी लगे ना फटकड़ी और बिजनेस में रंग आए चोखा। कोई काम नहीं, आपका दिमाग से भी बिजनेस हो सकता है। हम कोई पैसे लेके जब अपने घर से आए थे, कोई पैसा लेके यहां नहीं आए, कोई पैसा हमने अपने बिजनेस में नहीं लगा, केवल अपने पेन से अपनी ताकत खड़ी करी। तो हम जो बच्चों को कहना चाहते हैं इसके माध्यम से, मेरा जो ऐसी कार्यशाला हमारी लगनी चाहिए जो हम अपने बच्चों को बताएं कि भाई बिजनेस कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, और बिना पैसे के सर्विस वाला व्यापार हम कैसे शुरू कर सकते हैं। जी बेटे। जी जी, बहुत मतलब एक जो पुष्पेंद्र जी ने जो बीज रोपा कि हम मतलब पूरी दुनिया और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक स्क्रू नहीं बना रहे, और जबकि वो जो है सर्विस के माध्यम से, और ये मान के चलिए कि वो साम्राज्य है उनका, बड़ा साम्राज्य है बिजनेस का। तो हमारे नौजवान, हमारी बेटियां और हमारे युवा और जो भी लोग कर सकते हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हुनर रखते हैं, उन्हें जरूर ये जोखिम उठाना चाहिए। ये आपके तीनों के जो कंक्लूजन से आया है, ये एक बहुत ही एक मैं ये कहता हूं कि आज ये लाइव सेशन पूरी दुनिया में इसका जो है प्रचार प्रसार जा रहा है, और जरूर जो भी लोग सुन रहे होंगे या इस लाइव के बाद सुनेंगे, वो कोई ना कोई बड़ी बात लेंगे कि एक नई बात चीज आई है कि हमें जोखिम उठाना चाहिए। कोई भी काम बगैर जोखिम के या बगैर किसी, वो कहते हैं ना, रिस्क लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये साहस पूरी कम्युनिटी के नौजवानों के, बेटियों और बेटों के अंदर और तमाम लोगों के अंदर ये जुनून फूकना है। और ये उसके लिए आप लोगों ने ये जो दृष्टांत दिए हैं, ये बहुत काम आएंगे। और खास तौर से अमिता पवार से कितनी हजारों सैकड़ों बेटियां जो है समाज की मैसेज लेंगी कि नहीं, हमें नौकरी की तरफ नहीं भागना, और हमें जो है घर में नहीं कैद होना, हमें अपने दम पर खड़ा होना है। तो ये बड़ी बात है। मैं पुष्पेंद्र जी के समक्ष आता हूं। आपने जो ये मुकाम पाया है, ये जो आपका जीवन संघर्ष है, जीवन यात्रा है, और ये जो बरादरी है जो मुंह मतलब एक तरह से फाड़ कर देख रही है कि हम किधर जाएं, और बल्कि ये भी देखने में आ रहा है कि नौजवानों को कोई दिशा नहीं मिल रही और वो सड़कों पे भटक रहे हैं, इधर उधर की बातों में, अनावश्यक बातों में उलझे हुए हैं। तो मैं पुष्पेंद्र जी से चाहूंगा कि आप जो है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और इन्हीं बीच में अपना संदेश भी दें समाज को।
क्योंकि मैं पहले जो युवा पीढ़ी है जो व्यापार में आना चाहती, मैं उससे ये भी कहना चाहूंगा, वो कहावत है ना कि वो क्या न डगर पर घटकी बड़ी मुश्किल है। जी। व्यापार में ऐसा भी नहीं है कि आप घुसे और आपको सफलता मिल गई। हर साल हमारे यहां सेबी में करीब 700 नई कंपनियां लिस्टेड होती हैं, और उनमें से अगले साल तक, एक साल बाद जब उनके रिजल्ट आते हैं, तो 150 बचती हैं। 550 कंपनियां, और कंपनियां लिस्टिंग का मतलब यह है कि सेबी में कौन लिस्टेड होगा, हम जैसे लिस्टेड नहीं होते। मैं अभी मतलब पिछले साल जाके लिस्टेड हो पाया हूं मेरी कंपनी में, तो उससे पहले हम लिस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि जो उनकी टर्नओवर है, उनको 250 करोड़ रुपए की टर्नओवर चाहिए। 250 करोड़ से कम की टर्नओवर पे हम लिस्टिंग की डिमांड भी नहीं कर सकते कि भाई हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं, कोई हमारे शेयर नहीं। तो आप ये इसको एक आपके बेसिक आंकड़ा मान सकते हैं कि 700 में से 150 को कामयाब होना है। लेकिन एक अर्थशास्त्र का नियम है कि अगर आप लंबे समय तक कोई व्यापार करते हैं, तो आपको सामान्य लाभ लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। जी जी जी। तो लंबे समय तक का जो ये एक सूत्र है, बिना थके, बिना निराश हुए और लंबे समय तक जूझते रहना है। तो जिस व्यापार में आप घुसेंगे, जिस भी व्यापार में आप घुसेंगे, आप कोई प्रोडक्शन करें, आप कोई सर्विस दें, आप कोई सेवा करें इंटरनेट के माध्यम से, या दुनिया भर की नई आजकल नई नई चीजें आ रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 10 साल पहले ओयो होटल नहीं थे, या मतलब Booking.com नहीं था। आज Booking.com है। Booking.com का कोई अपना होटल नहीं है, ओयो का अपना कोई होटल नहीं है, ओला की अपनी कोई टैक्सी नहीं है, उबर की कोई अपनी गाड़ी नहीं है। वो केवल इंटरनेट के माध्यम से, जो आपका फ्लिपकार्ट है, वो एक व्यापार कर रहे हैं करोड़ों का, अरबों खरबों का। आपकी दूसरी ऑनलाइन जो कंपनियां हैं, जो ऑनलाइन आपको सामान प्रोवाइड कराएंगी, वो अपने घर में कुछ नहीं बनाएंगी, हम ही से लेंगी, हम जैसे निर्माताओं से लेंगी, और हम जैसे ही जो उपभोक्ता है उनको दे देंगे, और बीच में अपना प्रॉफिट हमसे नगद में लेंगे, उनको पता नहीं कब देंगे, लेकिन अपना प्रॉफिट अपने घर में आएगा। नए नए बिजनेस रोज खुल रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 साल की डेवलपमेंट ये है कि पहले पैथोलॉजी का अपना सेंटर खोलते थे, उनके लिए पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी था कि वो डॉक्टर होंगे और डॉक्टर करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस के बाद फिर एमडी पैथोलॉजी करेंगे, और एमडी पैथोलॉजी करने के बाद में पैथोलॉजी का सेंटर खोले। अब पिछले 3-4 साल में क्या हो गया, आपने देखा होगा बाजार के हर चौथे नुक्कड़ पे कोई ना कोई पैथोलॉजी का कलेक्शन सेंटर है। कलेक्शन ये शुरू, हाँ जी, अब ये शुरू किया था रैनबैक्सी ने, वहां के चंडीगढ़ के ही है, रणबख्शी जी हैं। उन्होंने सबसे पहले कलेक्शन सेंटर खोलने शुरू किए अपने लिए, रैनबैक्सी के, और उसके बाद में हम जैसे हजारों पैदा हो गए जिन्होंने अपने अपने कलेक्शन सेंटर बना के रख लिए। अब वो केवल कलेक्ट करते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते, केवल कलेक्ट करके, और जो उनकी लेबोरेटरी है, मान लिया कोई चंडीगढ़ है, किसी की मेरठ में है, किसी की दिल्ली में, वहां तक पहुंचाते हैं और वहां से शाम को रिपोर्ट ले आते हैं। लेकिन कोरियर का काम कर लिया केवल। तो जो काम डॉक्टर्स का था उसको आम आदमी ने कर लिया, जिसके पास थोड़े से लॉजिस्टिक्स हैं कि वो कलेक्शन कर सकता है, फिर आगे भेज सकता है, उसने ये काम कर लिया। और मतलब हर फील्ड में एक मतलब कालिदास जी की सूक्ति है कि किसी भी छोटे से काम को बहुत ऊंचे स्तर तक उठाया जा सकता है। किसी भी छोटे काम, जिसको हम छोटा कह रहे हैं, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हबीब है एक, वो उनके मैं अपने यहां भी उनके पोस्टर लगे देखता हूं, वो भी शायद इसी में है, सैलून बिजनेस में ही है। उनका तो जावेद अली, पूरा नाम भी नहीं जानता मैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पिछले साल आए थे। पिछले साल जो वो आए थे, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए कि साहब हजारों आदमी उनका कन्वेंशन सुनने में आए, हजारों आदमी उस सेमिनार में आए, पूरे जिले का हजाम सिस्टम वहां पर हजूम जुट गया।
तो किसी भी मतलब सीमा तक जाया जा सकता है। बिजनेस के बारे में यही कहा जा सकता है कि स्काई इज द लिमिट। हर चीज की एक सीमा है, लेकिन व्यापार की कोई सीमा नहीं। आपने एक मतलब उदाहरण देखा होगा पिछले 9 साल में, पिछले 9 साल पहले जो अडानी की नेटवर्थ थी वो थी 6600 करोड़। 6600 करोड़ थी जी, 6600 करोड़। जी। और आज उनकी नेटवर्थ है 1,28,000 करोड़। अडानी जी तो कुछ पैदा भी करते हैं, वो तो अपनी तरफ से बिजली भी बनाते हैं, दुनिया भर की चीजें बनाते हैं। लेकिन मैं रिलायंस का उदाहरण हमेशा देता हूं कि उनका नेचुरल गैस सिस्टम है, वो गैस भी हमारी है, नीचे तेल भी हमारा है जमीन में से, वो केवल निकाल के देंगे और अपना अपना मतलब प्रॉफिट ले लेंगे। और वो निकालने वाले मजदूर भी किसी और के हैं, उन्होंने किसी और को ठेके दे रखे हैं। तो इस सेक्टर में नए नए बिजनेस निकल रहे हैं, हमें ढूंढने पड़ेंगे। बिजनेस में अक्सर ये बात कही जाती है कि व्यापार में मौके का फायदा उठाया जाता है। मैं इससे उलट एक बात कहता हूं कि व्यापार में मौके का फायदा नहीं उठाया जाता, व्यापार में फायदे के मौके बनाए जाते। जहां फायदा दिखे वहां मौका बनाना चाहिए। जी जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, अब क्योंकि समय वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं केवल आपसे संदेश, आप युवा पीढ़ी को, हमारे बेटे और बेटियों को, युवा पीढ़ी को कोई जो संदेश देना चाहते हैं वो आप अपना दें। मैं मतलब वही संदेश दोहराना चाहूंगा जो मेरे मामा जी मलखान सिंह जी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, आप ही के यहाँ से गाजियाबाद से रिटायर हुए हैं कमिश्नर के रूप में। तो मैं वही संदेश आप सबको, युवा पीढ़ी को सबको देना चाहूंगा कि किसी की नौकरी करेंगे, जी हजूरी करेंगे, और वो नौकरी में कहावत है ना कि 9 काम नौकरी के और 1 काम 10वां हाजी। हाँ जी, हाँ जी। हमारे खून में जब हम ये कहते हैं कि स्वाभिमानी खून है, तो हमें कम से कम जो मतलब प्राइवेट नौकरी हम करने के लिए तैयार बैठे, उसकी बजाय कम से कम हमें कुछ और सोच लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। अधिकतर लोग जिनके पास जोखिम उठाने की क्षमता है, जिनके पास कुछ मूल पूंजी है, आजकल तो गवर्नमेंट की बहुत सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट दुनिया भर के पैसे दे रहे हैं, बैंकों के पास पैसे भरे पड़े हैं, बैंकों से कोई लोन लेने वाला नहीं है। तो जोखिम उठाए, थोड़ा साहस दिखाएं और थोड़ा ज्ञान अर्जित करें। किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले ये तो बिल्कुल ना करें कि उसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वैसे देख लिया कि भाई इसने कहने भूस का व्यापार किया था और 1 साल में कहने भूसे से इसने करोड़ों बना लिए, या इसने डेयरी बनाई थी तो 1 साल में करोड़ों बना लिए। उसके पीछे की जो संघर्ष है वो केवल वही व्यक्ति जानता है जो उससे अपना पैसा कमाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, समय को मद्देनजर रखते हुए। और एक बात मैं भूल गया हूँ, आपके तो जो छोटे भाई हैं वो बेकरी की दुनिया में उन्होंने जो है बहुत समझो शोहरत कमाई है, बहुत नाम है। मैं सोशल मीडिया पे भी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल जैसा कि बहन जी बता रही थी पवार साहिबा, बिल्कुल ऐसे ही जब हमने होटल मैनेजमेंट में उसको डाला, उसने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया था देहरादून से, तो पूरे हिंदुस्तान में उससे पहले केवल एक लड़का था जिसने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था, वो भी आपके सहारनपुर के ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट में थे, नाम उनका भूल रहा हूं। तो उनके बेटे ने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था। दूसरा मेरा छोटा भाई बालिंदर, जो होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा वो कर रहे थे, तो गांव में हमें लोग हंसते थे, ये कहते थे चाय की दुकान पर काम करना सीख रहा, होटल में जाके मतलब खाना बनाया करेगा और जो कभी ग्राहक आए करेंगे उनके मतलब बिस्तर बिछाए करेगा, ये काम है इसका, ये सिखा रहे वहां स्कूल। जी जी। उसके बाद उसने भी 9-10 साल अपना मतलब जॉब किया, एक होटल, दूसरा होटल, तीसरा होटल। अंत में फिर वही मेरी बात उसकी समझ में आई और उसका अपना जोखिम उठाने का जिस स्तर बना, जो मतलब सहायता हम लोगों से हो सकी वो तो अलग बात है, लेकिन असली क्षमता उसी की थी कि उसने जोखिम उठाया और एक बहुत अच्छे होटल में से, ताज होटल में से उसने नौकरी छोड़ी और अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आज हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर वो है तो वो आपके समाज का है,
जी। बहुत शानदार। यही जो है आयाम आने वाली पीढ़ियों के हिस्से आएगा, और ये विचार भी इससे आएगा, ये प्रोत्साहन भी इससे आएगा। अब मैं अमिता पवार जी, जिन्होंने जो है एक मतलब मैं तो स्वयं भी गदगद हूँ इस बात को लेकर कि, और ये मैसेज जाएगा इस फेसबुक मतलब इस सेशन से, ये खटाना बुलेटिन लाइव जो सेशन जो चल रहा है, और पूरे देश दुनिया की गुर्जर समाज की, और वैसे और भी, क्योंकि सोशल मीडिया तो सभी देखते हैं, सबको एक मैसेज मिलेगा। आपने जो ये मुकाम पाया है, और आपने जो प्रेरणा, मैं ये कहूंगा कि आपका जो सिंबल है, आपकी जो ताकत है, आपके हस्बैंड है, और सबसे बड़ी ताकत आप बिल्कुल। स्वयं है। वो हिम्मत आपने जो दिखाई है, वो काबिल तारीफ है। मैं पुनः आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके हुनर को सैल्यूट करता हूँ। अब आपसे एक समाज को, आप जो खास तौर से पूरे देश में आपका जो बिरादरी है, देश विदेश में जो बिरादरी है, उन नौजवान पीढ़ियों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो अमिता सिर्फ पवार। ये कहना चाहूंगी, अपने भाइयों को भी कह सकते हैं। जी भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, चाहे वो भाई के लिए हो चाहे बहनों के लिए, कि व्यापार में जरूर जोखिम उठाना चाहिए। एक बार अंदर एंट्री जरूर करनी चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा ना, यदि आप हारे भी जीवन से, तो कुछ नहीं मिला तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी, जिस चीज को हम कहते हैं ना कि बनिए के पास लक्ष्मी कैसे आती है। हम्म। आपको सिर्फ इतनी सी चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि व्यापार के अंदर जब तक आप नहीं आएंगे, जब तक आप पूरी तरह लक्ष्मी को नहीं पाना सीखेंगे। और लक्ष्मी एक ऐसी चीज है जिससे हमारी पूरी दुनिया ही टिकी हुई है। सभी लोग कहते हैं, मुझे तो लोग यही कहते हैं कि लक्ष्मी के पीछे, कैंची के पीछे घूम रही है। तो मुझे तो लगता है कि ठीक है, वो चीज वो बुरी नहीं है यदि हम उस चीज के पीछे हैं, वो ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि पहला बिजनेस भी कैंची का था, दूसरे वाले बिजनेस में भी कैंची पकड़ी। तो मुझे तो लगता है यदि कैंची से मुझे अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ भी सीखने को मिलता है, या कुछ नहीं तो अपनी आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। और मैं हर किसी को यही सीख दूंगी कि कभी भी अपनी आत्मा से जो आवाज आए कि हमारा मन जिस चीज को करने को कर रहा है, उस चीज को रोके ना। ना ही कभी किसी के लिए ये सोचे कि हम दूसरों के लिए क्यों सोचे, दूसरों के लिए ना सोचें, अपनी आत्मा की आवाज सुने। हर वो काम करें जो आपकी आत्मा गवाही दे, बस सिर्फ गलत ना करें। सभी से बहुत यही बढ़िया। संदेश मैं देना चाहूंगी कि गलत कुछ ना करो, अपने काम के लिए करो। ये रचनात्मक और सृजनात्मक सोच ने आपको बहुत आगे बढ़ाया है, और निसंदेह जो जो भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या आगे देखेंगे, वो जरूर एक बड़ा मैसेज लेंगे कि गुर्जर समाज की एक होनहार बिटिया जो है, हिम्मत करती है और वो आगे बढ़ती है, और आगे ये मुकाम आगे बढ़ेंगे। अब मैं खास जो खटाना बुलेटिन के एक तरह से देखा जाए तो आप संस्थापक हैं, और खटाना बुलेटिन को आप संचालित कर भी रहे हो, और व्यापार की तरफ समाज को जो प्रेरित कर रहे हो, ये भी एक काबिल तारीफ बात है। अब क्योंकि लाइव सेशन का एक अनुकूल होने का एक समय है, तो आप अंत में इस समाज के नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मेरा संदेश तो यही है कि आप पहले अपने चारों तरफ देखें, जो युवा है, और वो देखें, मैं यहाँ देखता हूँ, बड़ी हैरानी होती है कि हमारे बच्चे 10-10, 12-12 हजार रुपए की नौकरी फैक्ट्री की करने लगे। यदि वो अपने खेत में धार्मिक चोला ही छोड़ दें, केवल धार्मिक चोला, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, माफी चाहूंगा यहाँ, अगर धर्मांधता छोड़ दें केवल, और पशुपालन ही सही से कर लें, तो शायद आपको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ एक एनजीओ है हमारे पास में, मुस्लिम समाज की है, उसमें कुछ सैनी भी जुड़े हैं, कुछ और अन्य लोग भी जुड़े हैं, मैं भी उसमें जुड़ा हूं। वो क्या करते हैं पुष्पेंद्र जी, एक परिवार को हर महीने एक बकरी का बच्चा देते हैं, और 12 महीने तक देते हैं। और वो महिलाएं जो विधवा, गरीब, दलित महिलाएं हैं, पिछड़ी महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, इनके पति एक्सपायर हो गए, कोई बच्चा नहीं है, उन्हें अपने घर में ही पालती हैं। और 12 महीने के बाद वो एक बच्चा उनका बिकना शुरू हो जाता है, और वो फिर अपने आप भी खरीदना भी शुरू कर देते हैं। तो 12 महीने तक उनकी कोई बाहर का आदमी मदद करता है, और 13वें महीने से उनकी सैलरी उनके घर में आनी शुरू हो जाती है। और किसी के 10 बाई 10 का भी अगर कमरा है, तो 12 बकरी के बच्चे वो रख सकता है।
बहुत छोटा सा बिजनेस है, हमारे सबके घर में घास भी है, जमीन भी है, इतनी जगह तो सबके ही है। और जो महिलाएं गुर्जर समाज की या जो बच्चे हमारे गुर्जर समाज के या दूसरे समाजों को भी हम कहेंगे, जो नौकरी कर रहे हैं, शोषण करा रहे हैं अपना समय का, आर्थिक सामाजिक हर तरह का शोषण फैक्ट्रियों में हो रहा है, 10-10 हजार 8-8 हजार रुपए में नौकरी करा रहे हैं। अगर अपने घर में ही रह के कुछ भी नहीं कर रहे, कोई जोखिम भी नहीं ले रहे, ये तो पशुपालन तो कोई बहुत बड़ा जोखिम नहीं है, बस एक बकरी का दूध, बकरी का दूध तो बहुत, बकरी का दूध तो मेडिसिन भी है और बहुत महंगा भी बिका है। मैं वही आ रहा हूँ, बकरी का दूध 400 रुपए लीटर, 800 रुपए लीटर तक बिकता है डेंगू के टाइम में, 3 से 4 महीने का सीजन रहता है। और अगर हमारे लोगों को यहाँ उत्तर भारत में शर्म लगती, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इसमें उत्तराखंड में, तो आप राजस्थान जाइए, जो ठाकुर, जो जाट, जो गुजर, उतना बड़ा ठाकुर, उतना बड़ा जाट, उतना बड़ा गुजर, जितनी ज्यादा बकरियां। जी जी। तो और इस तरह के बहुत सारे कारोबार हैं जो बिना जोखिम उठाए घर के घर में रहते हुए हो सकते हैं। तो मेरा तो यही लोगों से वो है, निवेदन है कि कल जो लोग, किसी के बारे में कहना बार बार बुरी बात है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए कहना पड़ता है, जो हमारे भाई बंटवारे के टाइम पे खाली हाथ भारत में आए थे, उन्होंने व्यापार से बहुत बड़ी संपत्तियां, बहुत बड़ा स्वाभिमान और सम्मान अर्जित किया है। और अगर हम यहां सब कुछ रहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी व्यापारी ना बने, तो नौकरी बनेंगे, सरकार की नौकरियां खत्म होगी, प्राइवेट नौकरी रहेंगे हम, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकते, क्योंकि जमीनें हमारी खत्म होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय खटाना जी और पुष्पिंदर कुमार जी और अमिता पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करता हूं जो इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, और ये जो मैसेज है, ये जो सीख है, ये जो हुनर है, और इसको निसंदेह ये समाज आगे बढ़ेगा और बातें आगे जाएंगी, और हमें उन परंपरागत चीजों को, परंपरागत बातों को, रूढ़ियों को बेवजह के एक बना रखा है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। समय जब आता है, वक्त जब आता है, जब पेट में भूख लगती है, तो मजबूर आदमी क्या नहीं करता। जो मुसीबतें 10 साल बाद आएंगी, यदि उनको आज मद्देनजर देखते हुए, आज हम जो हमारे मित्र, जो हमारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और बहुत शानदार बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने जीरो से शुरू किया था, और वो आज जो है बहुत अब आज मुझे पता चली है कि भाई पुष्पेंद्र जी का टर्नओवर 250 करोड़ का है, और आप जो है रजिस्टर्ड हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई भी है। बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और संजय जी, ये जो मुहिम है ये बहुत आगे जाएगी, ये मुकाम हासिल करेगी। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और ये अभियान जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।